जो अभी नीट हुआ उसको लेकर भी, स्टूडेंट की अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर भी। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने इस नीट में ऑब्जर्व की वो आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहली बात, डोंट रन आफ्टर टू मैनी थिंग्स, है ना। अभी के नीट के एक्सपीरियंस में मैंने कुछ ऐसे चेंजेस या कुछ ऐसे स्कोर भी देखे हैं जो हाईली अनएक्सपेक्टेड है। हाईली अनएक्सपेक्टेड का मतलब कि कुछ स्टूडेंट थे जिनकी रैंक साल भर थोड़ी कम थी, कुछ स्टूडेंट थे जिनकी रैंक साल भर बहुत ज्यादा थी। उनमें क्या हुआ, वो दोनों बराबरी पर आ गए। तो आखिर ऐसे कैसे हुआ कि एक स्टूडेंट जो रैंक में पीछे था वो या तो इतना पढ़कर चला गया कि उसने स्टूडेंट जो टॉपर था उसकी बराबरी कर ली, या जो टॉपर है उसने पढ़ाई कम कर दी, तो उसकी रैंक कम कैसे हो गई किसी बैच में। तो इस बात को बहुत समझने की जरूरत है कि ये जो रिजल्ट आया और जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट हुए जिनकी रैंक थोड़ी कम या ज्यादा एक्सपेक्ट हो रही है, बेटा उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी। मेहनत पूरी तरह से सब लोग कर रहे थे। तो मेहनत कम नहीं थी तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि उसके मार्क्स हमेशा से थोड़े कम हो गए, और एक जिसकी मेहनत थोड़ी कम थी तो उसके उससे ज्यादा हो गए। तो यहां पर सबसे बड़ी बात है, हमको दिमाग में क्लैरिटी रखनी पड़ेगी कि हमारी प्रायोरिटी क्या है ना। कई बार क्या होता है, एज अ स्टूडेंट हम बहुत ज्यादा भागने लगते हैं कि हमको दुनिया की सब चीजें पता हो, हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें, हम ये बुक भी लगा लें, हम वो बुक भी लगा लें। जेनेटिक्स के हमको बहुत सारे टफ क्वेश्चन चाहिए। लेकिन आप देखोगे पेपर का पैटर्न बहुत सीधा था, और बहुत सिंपल सवाल जो थे उसमें कुछ ट्रिकी पॉइंट्स डालकर कंफ्यूज करने की कोशिश की गई। तो ऐसे बड़े बड़े भारी सवाल, इस तरह के क्वेश्चन ओलंपियाड लेवल पे आते हैं। नीट लेवल को आप देखोगे तो बहुत सीधा सा एक पैटर्न है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, और लगभग उसी के आसपास पेपर बन रहा है। तो आपकी जो नीट होगी तब भी पेपर लगभग वैसा ही बनने वाला है, ये मान के चलो। तो अब मेरी प्रायोरिटी सेट है। प्रायोरिटी कैसे सेट है, स्टूडेंट कई बार पूछते हैं मॉड्यूल का पढ़े, आपने जो क्लास में बताया वो पढ़े, एनसीईआरटी जो है वो पढ़े। तो मैं बिल्कुल आपको एक सीक्वेंस बता देता हूं। सबसे पहली प्रायोरिटी है मेरी एनसीईआरटी, उसके बाद है जो मुझे क्लास में पढ़ाया जा रहा है, और उसके बियॉन्ड फिर मॉड्यूल में कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं और आपके पास स्कोप बचता है तो फिर आप उसको कर लो। और नहीं तो तुमको ये लगता है कि मैं एनसीईआरटी को ही अभी ढंग से नहीं कर पा रहा हूं, तो इसका मतलब है कि मुझे पहले हेल्प लेनी है। क्लास की हेल्प इसलिए लगेगी क्योंकि एनसीईआरटी में लाइनें लिख तो दी गई है पर उसका एक्सप्लेनेशन कई जगह पर गायब है, और वो एक्सप्लेनेशन आपको क्लास में ही मिलता है। तो कोई स्टूडेंट है उसके मार्क्स आ रहे हैं टोटल टेस्ट में 300, 350, वो चाह रहा है कि मुझे अब बहुत अच्छा करना है, मैं कुछ अच्छा कर सकता। इवन एवरेज मार्क्स वाला स्टूडेंट बहुत अच्छे नंबर तक जा सकता है। तो सबसे पहली स्टेप है कि एनसीईआरटी रट लो। सैंपल है वो देख लो। कैसे हम पता करें हमारी डायरेक्शन सही है कि नहीं है, तो अपनी एनसीईआरटी का जो चैप्टर तुमने पढ़ा, जस्ट अ मिनट।
ठीक है बेटा, देखो जो कुछ चीजें मैं समझाना चाह रहा हूं, सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताई सीक्वेंस की टॉप प्रायोरिटी है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में से मैक्सिमम पेपर बन रहा है, तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन मुझे याद हो, ऐसा आप सबको करना ही पड़ेगा। भले ही अभी के लिए कोई लाइन मुझे समझ में आए या ना आए, पर वो लाइन मुझे याद हो, है ना। लाइन का मतलब ये नहीं अब तुम पूरा चैप्टर ऐसे रीड करके बता दो कि आपने किताब बंद करी और ए टू जेड ऊपर से सारा चैप्टर रीड कर दिया, ऐसा नहीं याद। लेकिन हर लाइन मेरे सामने से गुजरी है, मैंने एनसीईआरटी में मार्क किया हुआ है, मुझे कौन सी बातें याद है कौन सी नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी चैप्टर को चेक करना है रैंडमली कि मेरी एनसीईआरटी कितनी तैयार है। जस्ट अ मिनट, एक बार मैं कंफर्म कर लूं, आवाज सबको क्लियर है ना अब? ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, कंसंट्रेशन से क्लास अटेंड करो यार। हो क्या रहा है, मैं यहां पर कुछ जरूरी बातें बताने जा रहा हूं क्लास में आपको, और मैं स्क्रीन पे देखता हूं आप अपनी प्रॉब्लम डाल रहे हो, वहां पे लगातार टाइप कर रहे हो। सर उनको बोलो मीटिंग लॉक नहीं करे, सर लैग हो जाता है, कभी कभी हम आउट हो जाते हैं, और ये इसका मतलब है तुम्हारा ध्यान इस बात पे तो है ही नहीं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तुम्हारा सारा फोकस अभी सिर्फ अपनी प्रॉब्लम पर है। मैं आपकी भी प्रॉब्लम सुनूंगा, लेकिन जब मैं बोलूं कि बेटा आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है अब बताओ, उस टाइम लिखने का मतलब है आप बताओ, यहां पर मैं आपको बोल रहा हूं, डिलीवर कर रहा हूं, मेरा सारा कंसंट्रेशन है कि कुछ अच्छी बात आपको समझ में आ जाए। लेकिन तुम वहां टाइप करे जा रहे हो और 50 क्वेश्चन निकल गए वहां स्क्रीन पे, मैंने देखा भी नहीं कितने क्वेश्चन को, तो तुम्हारी मेहनत तो फालतू गई और मेरी मेहनत भी फालतू गई। मेरी जिस बात से तुम्हारा बेनिफिट हो सकता था वो तुम्हारी सॉल्व नहीं हुई, मतलब उसका तो नुकसान हो गया। और तुम्हारी प्रॉब्लम जो मुझे देखनी चाहिए थी मैं वो भी नहीं देख पाया, तुम्हारा भी प्रॉब्लम वहीं का वहीं रहा, उसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, मेरी हुई बताई हुई बात का उसका भी कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो मैं आपको यही बात समझाना चाह रहा हूं कि इस बार नीट जो देखा मैंने पैटर्न, और कई स्टूडेंट के मार्क्स में शफलिंग जो देखी, वो स्टूडेंट जो बहुत ज्यादा चीजें करने के पीछे भाग रहे थे उनको थोड़ा नुकसान हो गया, और वो स्टूडेंट जो डिटरमिन होकर के कुछ जरूरी चीजों पे फोकस हो गए थे उनको बहुत बेनिफिट मिल गया। तो इसका मतलब है मुझे अपने आप को ज्यादा लेवल पे ले जाना है, उसकी लिमिट क्या हो। तो इसीलिए मैं सीक्वेंस बता रहा हूं कि मेरी पहली प्रायोरिटी है एनसीईआरटी, दूसरी है क्लास, क्योंकि क्लास से आपको एनसीईआरटी को समझने में बहुत मदद मिलेगी, और तीसरी है कि ये सब मेरा बहुत अच्छे से हो चुका है, मैं फिर भी और कुछ कर सकता हूं, मेरे पास इतनी एनर्जी बची, मेरे पास इतना टाइम बचा है कि मैं इसके बियॉन्ड भी करना चाहता हूं। तब फिर आप उस पर जाओ, किस पे? एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स पे, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पे। लेकिन तुम डे वन ही भागने लग गए कहां पर? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के पीछे, तो कहीं तुम्हारी जरूरी इंफॉर्मेशन छूट जाएगी, और वही छोटी छोटी सी चीजें एग्जाम में आपके लिए पैनिक क्रिएट कर देगी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे मेड क्वेश्चन रॉन्ग विच वर सिंप्लीफाइड, विच वर नॉट कॉम्प्लेक्स। तो इस बात को ध्यान में रखो। बात आ रही है आपके समझ में? तो मैं तुमको ये बता रहा था एनसीईआरटी मुझे कैसे रिवाइज करनी है। तो एक तरीका समझो, मान लो मैंने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म उठाया चैप्टर, या मैंने जेनेटिक्स चैप्टर उठाया। कुछ चीजें तो इतने बढ़िया तरीके से आप रिवाइज कर सकते हो कि आपने भाई रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म या रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म पढ़ लिया पूरा,
अब मुझे चेक करना है सबसे पहले कि ठीक है सर ने बोला था एनसीईआरटी करनी है, मैं वो एनसीईआरटी कैसे तैयार करूं, या मेरी एनसीईआरटी तैयार हुई है या नहीं हुई है, ये मुझे कैसे पता लगेगा। आप चैप्टर बंद करो और मैं 2-3 बातें बताता हूं। सबसे पहले आप रिवाइज करो कि उस चैप्टर में मैंने कौन कौन से प्लांट या एनिमल के नाम एज एन एग्जाम्पल पढ़े। क्या मैं रिकॉल कर पा रहा हूं फटाफट कि मैंने ये एग्जाम्पल वहां पढ़ा था। मैं अगर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन पढ़ रहा हूं तो उसमें एंटी राइनम मेजस नाम कहां पर आया था। 4 o'clock मिराबिलिस जलापा कहां पर नाम आया था। राइट, बात आ रही समझ में। फिर ग्रास हॉपर कहां पर नाम आया था, ड्रोसोफिला कहां पर नाम आया था। तो आप इस तरीके से एक तो एग्जाम्पल इस चैप्टर के कौन कौन से हैं वो रिकॉल करो रैंडमली। दूसरा, एनसीईआरटी में कौन कौन से ईयर और साइंटिस्ट के नेम दिए हुए हैं वो रिकॉल करो। क्या मुझे वो याद है। अब आप देखोगे कुछ नाम तुमको फ्रिक्वेंटली याद आ जाएंगे, लेकिन कुछ एक नाम ऐसे भी होंगे जो एकदम से याद नहीं आएंगे। तो करना क्या है, आपके एनसीईआरटी जब आप पढ़ने बैठो तो एक छोटा सा कागज वहां पर चिपका लो जिसमें सारे इंपॉर्टेंट ईयर्स लिखे हों जो उस चैप्टर में, बाहर का कुछ नहीं, जो उस चैप्टर में। दूसरी एक चिट लगा लो जिसपे सारे प्लांट एनिमल के एग्जाम्पल लिखे, उसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना, सिर्फ एग्जाम्पल लिख लिए। तीसरी एक चिट लगा ली जिसमें सारे साइंटिस्ट के नाम लिखे। तो होगा क्या, आपको एक क्विक रिवीजन करना है, तो जैसे ही आप खोलोगे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये है। अब आप रिकॉल करो कि इन एग्जाम्पल के बारे में क्या बात लिखी गई है। फिर आपने ईयर, इस ईयर में कौन सी चीज बताई गई है, तो ये चीजें आपके रिफ्लेक्स में आनी शुरू होगी। तो यहां पर गड़बड़ी कम होना शुरू होगी। रिवीजन के साथ आपका रिवीजन भी, आपने 3-4-5 चिट लगा ली, उसको रिवाइज करने में कितनी देर लगेगी, हार्डली 10 मिनट। तो ये एक तरीका है। फिर कोई लाइन ऐसी है जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है ना, तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कहां आएगी। जब कोई लाइन लिखी हुई आप देखोगे और उसमें कहीं लिखा होगा देयरफॉर, बिकॉज, तो इन लाइंस को आप देखोगे तो वो किसी बात का एक्सप्लेनेशन है। तो वो एक्सप्लेनेशन है, मतलब किसी चीज को समझाया गया है, तो आप ये समझ लो कि मुझे ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया है या नहीं आया है। ये लाइन मुझे याद है या नहीं है, नहीं है तो उसको हाईलाइट कर लिया। तो अब वो जो चिट है वो आपका रिवीजन मटेरियल हो गया, और जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो आपका रिवीजन हो गया। ऐसे 2-3 बार उस चैप्टर की प्रैक्टिस करोगे, आपको लगने लगेगा यार एनसीईआरटी तो अब 100% तैयार हो गई, अब मुझे इसमें से कुछ भी आएगा मैं अटेम्प्ट कर लूंगा। क्यों? क्योंकि आप अब रैंडमली चीजों को लिंक करके याद करना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद कोई एक्सप्लेनेशन क्लास में दिया है, कोई एग्जाम्पल सर ने बताया कि बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तो वो फिर आप अपने क्लास नोट से उसको कर लो। और ये सब आपका बहुत अच्छा तैयार हो गया। बायो में मेरे लगातार 320 330 तक आ ही रहे मार्क्स, मैं चाहता हूं और ज्यादा करना, तो एडिशनल एग्जाम्पल की तरफ तब हमको जाना है। तो स्मार्ट सिस्टमेटिक स्टडी और जो पूछा जाता है उसको रिटेन करने में अगर मैं अभी कैपेबल नहीं हूं तो पहले मैं उसको रिटेन करूं। और जिन लोगों के मार्क्स कंपैरेटिवली कम आ रहे हैं, जो बोलते हैं बायो में मेरे 200 210 180 ऐसे ही नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब है तुम तो अभी बेसिक स्टडी भी नहीं कर रहे हो पूरी। अगर तुम चीजों को सिर्फ रट लो, समझो भी मत, तो भी आपके इससे ज्यादा नंबर आ सकते हैं बायो में। तो अगर मैं स्ट्रगल उस लेवल पे कर रहा हूं तो मेरे लिए पहली स्टेप है कि मैं सब का सब रट डालूं, और फिर धीरे धीरे एक बार तुम्हारे यहाँ पर कंटेंट इकट्ठा हो गया ना, तो प्रैक्टिस के साथ चीजें क्लियर होती जाएगी। सो दिस इज व्हाट हैपेंड, दिस इज व्हाट द नीड ऑफ द टाइम। एंड देन कई बार क्या होता है, जैसे यहां मैं स्क्रीन पे देखता हूं, इस स्क्रीन पर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसे में क्या होता है, कोई बहुत सारे एब्सर्ड क्वेश्चन, जब भी तुमको यहां
चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन डाल रहे हो ना, तो एक बार अपने आप से पूछो जरूर, क्या ये बहुत इसेंशियल है अभी पूछना? क्या ये जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है इससे कहीं लिंक्ड है? क्या इस क्वेश्चन से टॉपिक समझने में कोई हेल्प मिलेगी? क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन मिस हो जाते हैं इररेलेवेंट क्वेश्चन का आंसर करते करते। वो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन अगर मैं रिप्लाई करता तो उससे पूरी बैच का फायदा होता, आपका भी फायदा होता। हो सकता है किसी एक्स स्टूडेंट ने वो बात सोची और आपने वो बात नहीं सोची, तो आप तक भी वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो थोड़ा सा मेरी प्लानिंग ऐसी हो। फिर टाइम मैनेजमेंट की बात तुम करते हो, तो तुमको तो इतना बढ़िया अरेंजमेंट मिला हुआ है यार अभी, मैं समझता हूं इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तुम घर पे बैठे हो, तुम लेक्चर देखते हुए खा सकते हो, पी सकते हो, राइट, रिलैक्स कर सकते हो। जरूरी तो नहीं है कि सारे के सारे, मुझे नहीं लगता टेबल कुर्सी पे बैठ के बिल्कुल सिंसियरली क्लास की तरह बैठते होंगे, ऐसे पैर फैला के दो चार तो बैठते ही होंगे। तो तुम्हारी बॉडी तो रिलैक्स पोजीशन में सारी चीजें गेन कर रही है ना, तो रिलैक्सेशन भी तुम्हारा पैरेलली हो ही रहा है। कुछ खा पी रहे हो तो साथ ही साथ में तुम्हारी वो चीजें भी कवर अप हो जा रही, वो टाइम भी कवर हो रहा है। अब इंपॉर्टेंट क्या है जो मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया था, अभी जो तुम्हारा शेड्यूल है इसमें 2 क्लास के बीच में 20 मिनट का गैप मिल रहा है बेटा, 20 मिनट का गैप। और तुम चाहो ना तो अभी जो 1 घंटा 20 मिनट की क्लास हुई है उसका रिवीजन उस 20 मिनट में परफेक्टली कर सकते हो। उस 20 मिनट में पूरा रिकॉल कर लिया कि इस क्लास में मेरा क्या क्या हुआ। आप देखो चीजें इंप्रूवमेंट की तरफ कितनी तेजी से जाने लगेगी। लेकिन अगर कहीं हम उस 20 मिनट में कहीं इधर घूमने निकल गए, कहीं वहां बात करने लग गए, फोन तो है चलो व्हाट्सएप खोल के देख लिया, इंस्टा खोल के देख लिया, इनमें उलझ के रह रहे हैं अगर, तो हम सीरियसली, फिर हमको कोई हक नहीं बनता हम ये बोले टीचर को कि टाइम मैनेज नहीं हो रहा, कोर्स बहुत बड़ा है एंड ऑल दैट। देखो मेरी तो ड्यूटी है, मैं कोशिश करता हूं कि मैं एक एक बंदे की क्वेरी सॉल्व करूं, पर होता यह है कि आप कभी मेरी जगह आकर खड़े होके देखोगे ना, यहाँ पर इतने क्वेश्चन लाइन से होते हैं और इतनी तेजी से निकलते हैं कि कई बार समझ नहीं आता किसको रिप्लाई कर रहा हूं मैं, किसको नहीं कर रहा हूं, राइट। तो दैट इज व्हाट, कि हम जो भी पूछे वो सिंसियर है हमारे एंड पर, वो पूछे जो रेलेवेंट है वो पूछे। कई बार होता है कि क्लास आज 5 मिनट पहले हमारा टॉपिक खत्म हो गया, मैं बोलता हूँ अब 5 मिनट का टाइम है, आपको जो पूछना है पूछ लो, उस टाइम अपनी एडिशनल क्वेरी पूछो ना बेटा। तो चीजें बहुत क्लियर है, बहुत अच्छे से एक बार फिर मुझे भी क्लियर हुई, और मैंने सोचा मैं आपको भी क्लियर करूं कि वो बच्चे जो इसेंशियल को पकड़ करके रहे, जिन्होंने 100 बुक्स के पीछे 100 तरह के मटेरियल के पीछे भागने की बजाय कुछ कंसाइज मटेरियल पे फोकस करा और उसको इतना अच्छा तैयार कर लिया कि इसमें से कुछ भी मिस नहीं होगा, वो अचानक से जंप करके बहुत आगे निकल गए। और वो जो बहुत सारा वेग चीजें करने में लगे हुए थे उनके लिए दिक्कत आ गई। उनमें से कईयों ने पेपर बिगाड़ लिया, कई ऐसे भी केस आए जिन्होंने हेल्थ का ध्यान नहीं रखा। 2 केस ऐसे आए, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट जो अपने हेल्थ इशू के कारण पेपर बिगाड़ कर आ गए, एक तो पेपर देने ही नहीं जा पाया। सो दैट इज व्हाट, कि एक सिस्टमैटिक, एक प्लानिंग, और पूरा ये 2 साल का जो आपका सफर है ना उसको शेप देने का एक मौका आपके पास है। बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज करोगे ना, बहुत सारी चीजें हो जाएगी। तो सोचना जो बातें मैंने आपको आज बोली है, और थोड़ा सा अपने एक्शन प्लान्स में उनको लेकर आने की कोशिश करो, और आप देखो इम्प्रूवमेंट होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन अगर वही चीजें है फिर वही ट्रैक पर आ जाओगे तो फिर टाइम निकलता जाएगा बेटा, फिर डिफिकल्ट होता जाएगा जितना ज्यादा टाइम निकल गया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना। अब आपका कोई डाउट है जेन्युइन तो आप पूछ सकते हो।
ठीक है, एक स्टूडेंट बोल रहा है कि 10 मिनट का जो ब्रेक मिलता है 20 मिनट का हम आईज बंद कर लेते हैं। आईज बंद करने में कोई बुराई नहीं है ना बेटा, आंख दुखती है मैं मान रहा हूं, पर आईज बंद करके पिछली क्लास में हमने जो भी पढ़ा उसको रिकॉल या रिवाइज तो किया जा सकता है। तो मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप पढ़ो सारी चीजें और अपनी आंखों को स्ट्रेन में दो, पर आप उसको कैसे रिवीजन प्लान कर सकते हो। क्योंकि मैं तो ऐसे करता हूं, मैंने जब कोई चीज पढ़ी तो 1 घंटे बाद मैं बुक बंद करके ये सोचता हूं कि इस 1 घंटे में मैंने क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी, और अगर मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट बात थी जो मुझे याद नहीं आ रही है तो मैं तुरंत फिर उसको खोलकर देख लेता हूं। तो इस तरीके से मुझे चीजें रिटेन करने में हेल्प मिलती है। और आज भी ये ऐसा नहीं कि मैं पढ़ता था तब की बात बता रहा हूँ, आज भी मैं ये प्रैक्टिस फॉलो करता हूँ। तो आपको अगर आईज को आराम देना है तो बिल्कुल दो, आप आंखें बंद करके बैठोगे आईज को आराम मिलेगा, राइट। बट आप रिकॉल तो कर ही सकते हो चीजों को। बेटा फिर वही हो रहा है, बहुत सारे को फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन होना चाहिए, ये कैसे डेवलप करें माइंड में। बेटा पहली बात तो ये कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में होना है, कितने पे कट ऑफ जाएगा, इन सब चीजों पे फोकस करने का टाइम अभी है ही नहीं। फोकस क्या करना है तुम उसको समझो, छोटी छोटी स्टेप। भाई मेरे सामने तो अभी मेरे 3 चैप्टर हो चुके हैं, क्या मैं 100% तैयार हूं, और इन 3 चैप्टर में से मेरा कौन सा पोर्शन वीक है मैं उसको स्ट्रॉन्ग करूं, अभी इस पे ध्यान दो। तुम दिमाग में लेके बैठे हो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में होगा कि नहीं होगा, इससे एनालिसिस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर तुम्हारी वीकनेस बनी हुई है तो, राइट। तो अभी फोकस करने का टाइम ये कि जो चैप्टर हो गए हैं उसमें जो वीक पॉइंट्स है उसको रिमूव करूं, जो पैरेलल चल रहा है उसको बहुत अच्छे से पॉलिश करूं, जो पुराना छूट गया है उसके रिवीजन की एक पूरी प्लानिंग मेरे पास हो। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। पेपर इफेक्टिवली एनालिसिस कैसे करें, बेटा बहुत सिंपल सी बात है। एक क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया, एक क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करा, अब सपोज इस क्वेश्चन में मुझे मार्क नहीं मिले, सिंपल सी बात है, उसका कारण है ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया एग्जाम में। अब छोड़ दिया तो उस छोड़ने के पीछे कारण क्या था, हो सकता है कि वो क्वेश्चन में बातें ही कुछ ऐसी पूछी हो जो बहुत कम पूछी जाती है या बहुत बाहर से पूछ ली गई, मेरे सिलेबस का पार्ट ही नहीं था। लेकिन अगर वो मेरे सिलेबस का पार्ट था और मुझे याद नहीं है, अरे यार ये पॉइंट तो एनसीईआरटी का है, और फिर भी मुझे छोड़ना पड़ा, इसका मतलब है कि ये मुझे याद नहीं है, तो ये आपके रिवीजन में ऐड हो जाना चाहिए, इस पॉइंट का रिवीजन करना है। दूसरा कि मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करा था, ये रॉन्ग हो गया। अब रॉन्ग होने के पीछे क्या कारण हो सकता है, दैट अननेसेसरी मैंने एक रिस्क ली, मतलब मैं कॉन्फिडेंट नहीं था और मैंने रिस्क ली, तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं और मैंने रिस्क ली और ये गलत हो गया। तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, इसका मतलब है अगेन ये तुम्हारे रिवीजन में होना चाहिए। दूसरा एक कारण हो सकता है कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, राइट। अब कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है तो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक में इसका रीजन क्या है, या तो मैंने कॉन्सेप्ट को गलत ही समझा था, राइट, या ये कोई एक्सेप्शन है।
कि मेरा कॉन्सेप्ट तो सही था पर ये जो केस है ये एक्सेप्शन केस है, तो यू कैन डू इट दैट। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कॉन्सेप्ट नॉट क्लियर, आपको डेफिनेटली आप देखो 99% आपके जो क्वेश्चन गलत हुए इसी कैटेगरी में आएंगे। अब आप क्या कर सकते हो, इनके लिए आप कोड बना सकते हो कि भाई नंबर 1 ये मुझे याद ही नहीं था, तो आप उस क्वेश्चन के सामने नंबर 1 लिख दो, तो आपको पता रहेगा भाई ये याद नहीं है, अगली बार तुम रिवीजन करोगे तो इनको चेक कर लेना ये डेटा तुम्हारे दिमाग में है या नहीं है। फिर ये मेरा गलत हुआ था, तो क्यों गलत हुआ था, तो अगेन रिस्क मैंने ली थी, रिवीजन नहीं करा था, याद का कॉन्सेप्ट था, तो फिर इसमें ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है 4 पॉइंट में से ये पॉइंट याद नहीं है, तो 1 मतलब ये मुझे याद नहीं है, ये मुझे रिवीजन में लाना है। फिर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, राइट, तो आप बजाय इसके भी आप तो सीधे क्या करो, कोड बना लो ऐसे, उस क्वेश्चन के सामने आप ये लिख लो कि 1 मतलब नॉट मेमोराइज्ड, 2 concept not clear, or 3 it is case of exception। तो ये क्वेश्चन के सामने जब तुमने मार्क कर लिया, एनालिसिस करने की बात मैं कर रहा हूं, तो नेक्स्ट टाइम जब वो पेपर उठाओगे और ये कोड देखोगे उस पर 3 लिखा हुआ है, मतलब ये कोई एक्सेप्शन केस है, तो इसमें क्या एक्सेप्शन था मुझे रिकॉल हो गया तो अच्छी बात है, और नहीं तो मैं फिर से उसको रिवाइज कर लूंगा। तो दिस इज हाउ यू हैव टू एनालाइज कि मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा या गलत हुआ, तो या तो मुझे याद नहीं था फिर भी अटेम्प्ट करा, दूसरा मुझे मतलब ही समझ में नहीं आया, एक और चीज है कि मुझे वहां पर मतलब ही नहीं समझ में आया, तो ये कई स्टूडेंट के साथ इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि उन्होंने क्या किया हुआ है, अपनी प्रैक्टिस जो है वो कम की है। हम रीडिंग कम करते हैं तो कई बार जो लाइन लिखी हुई आती है उसका मतलब जज नहीं कर पाते, बट वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ जाता है। सो आई होप मैंने एक आइडिया दिया आपको और समझ में आया होगा आपको किस तरीके से पेपर एनालाइज करना होता है। स्पेसिफिक रेफरेंस, बेटा कोई ऐसी स्पेसिफिक या आइडियल रेफरेंस नहीं है। आज की तारीख में पेपर आ रहा है अराउंड एनसीईआरटी, तो कोई भी एनसीईआरटी बेस्ड रेफरेंस आप यूज कर सकते हो, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। सिली मिस्टेक बेटा प्रैक्टिस से कम होती है। मैं खुद बता दूं, अभी जब मैं नीट का पेपर अटेम्प्ट कर रहा था तो एक क्वेश्चन में मैंने खुद ने सिली मिस्टेक करी अटेम्प्ट करते हुए, क्योंकि जल्दबाजी में क्वेश्चन मैंने पूरा पढ़ा ही नहीं और आधा क्वेश्चन में ही आंसर मार्क करके आगे बढ़ गया। तो सिली मिस्टेक होगी, लेकिन सिली मिस्टेक बहुत हो रही है इसका मतलब है कि हमारी प्रैक्टिस में कमी है। आपकी प्रैक्टिस जैसे जैसे बढ़ेगी सिली मिस्टेक जो है वो कवर हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज और थोड़ी सी बता देता हूं, एंड दैट इज व्हाट, कि अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि मान लो यार मेरा उतना सिलेबस कवर ही नहीं हो पा रहा जितना टेस्ट में आने वाला है, राइट, और मैं टेस्ट के पीछे भागता हूं तो कहीं मेरा परफेक्शन पीछे छूट जाता है, तो आप किसी एक टेस्ट में लिबर्टी लेके उस टेस्ट को छोड़ सकते हो और ध्यान दे सकते हो कि मैं इसको पहले अच्छे से कवर करूं, और जब आपका वो कवर हो गया अच्छे से तो आप उस पेपर को उठा करके फिर अपना दो। देखो किसी को दिखाने के लिए कि मुझे लिस्ट जो बनेगी उसमें अपना नाम चाहिए इसलिए तुम नहीं कर रहे हो,
लेकिन होता क्या है, टेस्ट के पीछे भागते भागते तुम इतना भागते हो कि सिलेबस आ गया, अब एकदम हाइपर हो गए, अब एकदम सब कुछ तैयार करना है, जैसे ही टेस्ट हुआ फिर छोड़ दिया, फिर अगला टेस्ट आ गया, उसके सिलेबस के पीछे भाग रहे हो। तो परफेक्शन नहीं लाओगे जब तक, तब तक कोई आउटपुट मिलेगा नहीं। और सबकी लर्निंग एबिलिटी अलग अलग होती है। कोई हो सकता है 2 घंटे में सीख जाए उस चीज को, किसी को 5 घंटे लगे। लेकिन अगर कोई ये बोलता है कि मैं नहीं सीख सकता, तो ये मैं नहीं मानता बेटा। मैंने इतने एक्सपीरियंस कर लिए लाइफ में, और अभी भी इस नीट में भी कुछ बच्चे जो एक्सट्रीम वीक अपीयर होते थे, दे स्कोर मोर देन 600 इन द नीट। बात समझो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो वीक लगते थे ना कि ये क्या करेंगे, और बहुत सारे आईक्यू वाले स्मार्ट बच्चे बैठे होते थे उनके मुकाबले, उनके स्कोर कम हो गए और वो बच्चे आगे निकल गए। तो दैट इज व्हाट, कि मुझे टाइम लग सकता है, पर मैं पैनिक नहीं करूंगा, मैं परफेक्ट करूंगा अपने आप को। फोकस ऑन दैट। टेस्ट में एक्स्ट्रा थोड़ा तो आता है ना बेटा, लेकिन अभी तक जितना है वो क्लास नोट्स में से ही आ रहा है और एनसीईआरटी के अराउंड आ रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि टेस्ट में आपका बहुत ज्यादा बाहर से आ गया कुछ। मैं तो ये बोलता हूं, मैंने अपने स्टूडेंट को एक लिबर्टी हमेशा दी है। बॉटनी के 45 क्वेश्चन है ना, तुम 45 में से 40 क्वेश्चन कर लो, मैं तुम्हारे लिए बोलूंगा तुम 100% परफेक्ट हो। 5 क्वेश्चन की लिबर्टी दे रहा हूं मैं आपको, और आप देखोगे 5 क्वेश्चन की लिबर्टी के बाद वो 40 क्वेश्चन आपकी ग्रिप में थे। बेटा 11th का बहुत कुछ करना है, 11th कैसे करें? तो प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम 12th में बहुत अच्छा कर रहे हो तो तुमको 11th के पीछे जाना चाहिए। और तुम अगर 12th को बहुत अच्छा नहीं किया है, तुमने 12th में ही स्ट्रगल कर रहे हो, तो पहले बेटा 12th पे ध्यान दो। ऐसा ना हो कि 11th, क्योंकि 12th का सिलेबस तो होगा और उसके बाद एक टाइम तुमको मिलेगा 11th की चीजों को करने के लिए। तो अभी उसके पीछे एकदम से मत भागो, अभी जो करंट चल रहा है इसको ग्रिप में रखो। ऐसा ना हो कि 11th के चक्कर में ये छूट जाए। क्लास के बाद नोट्स बनाने में टाइम जाता है, तो बेटा मुझे एक बात बताओ यार, मैं तो तुमको बिल्कुल नोट्स के पॉइंट में वो दे रहा हूँ पीडीएफ। या तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पीडीएफ बंद ही कर देता हूँ, अपन सीधे बोर्ड पे ही पढ़ना शुरू करते हैं, तो साथ ही साथ तुम्हारे नोट्स बन जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। बेटा देखो, पीडीएफ का एक ड्रॉबैक मुझे ये भी मिला सुनने में, कि कुछ स्टूडेंट नोट्स ही नहीं बना रहे, उन्होंने बस वो पीडीएफ रख ली ऐसी की ऐसी। और जब तक तुम, सही बात है कि कॉपी में खुद के हाथ से चीजें नहीं लिखोगे, वो तुम्हारे दिमाग में जाने के चांसेस कम है। उसके जो हम खुद से लिखते हैं, प्रिपेयर करते हैं ना, वो बहुत तेजी से दिमाग में जाती है। अब देखो, इस पे कोई कॉमन एग्रीमेंट तो बनेगा नहीं। कुछ बोलेंगे कि नहीं, जो आप कर रहे थे वो अच्छा था, और कुछ बोलेंगे कि बोर्ड पे करो वो ज्यादा अच्छा है ना? क्योंकि थोड़ा सा मेरे एंड पे मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ कि आपकी क्लास के पेस के साथ साथ वो जो स्लाइड्स बनानी पड़ती है उसमें भी दिन दिन भर बैठ के काम करना पड़ता है मुझे। तो विल ट्राई टू फाइंड आउट कुछ ऑल्टरनेटिव, या तो नंबर ऑफ स्लाइड्स कम कर देंगे, थोड़ा सा बोर्ड वर्क मिला देंगे, तो आप साथ साथ करिएगा उसको, देखते हैं।
हाँ ठीक है, हम जो जो भी बेस्ट होगा हम वो करेंगे बेटा, है ना। एक कहीं आ रहा है कि एसआरजी में थोड़ी सी चीजें बाहर पूछी जाती, तो एसआरजी पेपर थोड़ा सा टफ लेवल का तो आएगा बेटा, है ना। उसमें हो सकता है कुछ चीजें हमारी लिमिट के बाहर भी हो, बट ठीक है, हमको एक चीज सीखने को मिल रही है। तुम ये मत सोचो कि हमको उसी लेवल में करना है। सबसे पहले मैंने आज बहुत अच्छे से तुमको बता दिया कि अगर इवन एनसीईआरटी पे ग्रिप है तो भी बहुत बढ़िया मार्क्स लाए जा सकते हैं। तो अगर मैं उतना नहीं कर पा रहा हूं तो भी मेरे अंदर तो एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि मेरी एनसीईआरटी तैयार है। बात समझ में आ रही है? तो धीरे धीरे उस लेवल पे जाओ ना, और एसआरजी वगैरह टेस्ट देते हो तो कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते हैं। अच्छी बात है, तुमको लगे तुम अपने जो भी कंसर्निंग टीचर है उससे पूछ लो कि सर ये बहुत जरूरी है क्या इस कॉन्सेप्ट पे वर्क करना, अगर मैं इसको स्किप कर सकता हूँ क्या, तो वो बता देंगे सर आपको। मेरे से पूछोगे मैं बता दूंगा कि ठीक है बेटा, यहाँ तुम लिबर्टी ले सकते हो, इसको आप तो पहले इसको ध्यान दो, या इसको नहीं बेटा करना ही करना है, ये तो बहुत बढ़िया चीज है ना। हाँ ये भी देखो, एक जेन्युइन पॉइंट बहुत बढ़िया बोला बच्चे ने कि सर कई बच्चों का नेटवर्क लैग करता है, तो जो डिक्टेट करवाओगे आप वो छूट जाता है, राइट, वहां गैप आ जाती है। और जो पीडीएफ मिलता है उसमें वो लिखा हुआ रहता है, तो एटलीस्ट ये श्योरिटी रहती है कि हमारा छूटा कुछ भी नहीं। चलो हम कोशिश करेंगे, जो भी बेस्ट होगा वो करेंगे बेटा। मॉड्यूल मतलब मैंने बोला ना कि मॉड्यूल के भी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ क्लास में कवर कर ली गई है। अब उसके बाद भी कुछ पॉइंट है और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे पास टाइम है, तो वो एडिशनल पॉइंट पे फिर वर्क करो। मैंने बहुत क्लियरली तुमको चीजें समझा दी कि कौन से लेवल से क्या क्या जाना है। पर पहला लेवल एनसीईआरटी है कि मुझे नींद में भी उठा के पूछी जाए तो मुझे आना चाहिए। और चीजों को थोड़ा सा बाइफरकेट कर दो, साइंटिस्ट अलग कर लो, एग्जाम्पल अलग कर लो, ईयर अलग कर लो, और फिर रिकॉल करो प्रैक्टिस करते हुए कि रैंडमली वो ईयर पूछा, उससे रिलेटेड फिनोमिना हम याद कर पाए कि नहीं कर पाए। तो प्रॉब्लम ये होती है कि मैं 4 बार चैप्टर तो पढ़ रहा हूं, लेकिन मैंने उसको पीसेस में नहीं पढ़ा। जैसे एक साइंटिस्ट मैंने बोल दिया स्ट्रोबाइलेंथस कुंतियाना, अब जल्दी से रिफ्लेक्शन में आना चाहिए कि यार इसके बारे में क्या लाइन लिखी हुई थी, और नहीं आ रहा अभी मुझे याद, तो अभी आपको पता चल जाएगा कि ये पॉइंट वीक है। तो ऐसी एग्जाम्पल जब होंगे ना तुम्हारे सामने और तुम रेंडमली उसको रिवाइज करोगे, आप देखो 2-3 बार के बाद तो तुमको एक एक चीज याद हो जाएगी। बिल्कुल, इतनी चीजें मतलब क्या है, जैसे मान लो सिंपल सी बात है, मैंने बोला ना वो स्टिकी नोट्स आते हैं बड़े बड़े ऐसे, आ, इस तरह का रहता है, और येलो ग्रीन कलर के पेजेस आते हैं, वो निकाल के चिपका लिया आपने, जो भी 4 एग्जाम्पल इस पेज पे वो लिख ली। अब जब आपको पढ़ना है तो आपने ये 4 एग्जाम्पल देख लिए, याद कर लिया इसके बारे में ये बताया, इसके बारे में ये बताया है ना, तो आपका रिवीजन हो गया अपने आप। बेटा एक बार तो थ्योरी पूरी डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, और उसके बाद ही फिर आप ये चीजें तैयार कर पाओगे। थोड़ी सी मेहनत जरूर लगेगी, बहुत ज्यादा नहीं लगेगी, थोड़ी सी मेहनत लगेगी कि थ्योरी पढ़ते पढ़ते ही आपने वहीं पे ये नोट कर लिए ना। तो एक बार तो थ्योरी पढ़नी पड़ेगी और उसके बाद फिर आप करोगे। तो बहुत चीजें मैंने क्लियर की है, और आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। और फिर भी किसी की कोई क्वेरी रह गई होगी तो हम आगे फिर उसको करते हैं, आप मुझे मैसेज करो, डिस्कस करो, हम कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे उसका। लेकिन आज मुझे लगा इतने सारे क्वेरीज क्वेश्चन और पैटर्न देख के कि यार ये बात आपके साथ डिस्कस करूं, क्योंकि बहुत जरूरी है हमारा अपने आप को राइट डायरेक्शन में राइट कंटेंट के साथ आगे बढ़ना, बजाय इसके कि हम
इररिलेवेंट चीजों के पीछे भागते रहे और एट द एंड हम वहीं के वहीं खड़े हैं और कुछ भी हमको रिजल्ट नहीं मिला। तो बेटा आज हम इतना ही रखते हैं, अब हम अपना आगे करेंगे। फिर भी किसी को डाउट है ना तो आप मुझसे डिस्कस कर लेना, मैं बता दूंगा। एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर एक दिन में होना चाहिए क्या बेटा? वो डिपेंड करता है। एक और ये चीज रहती है, कई बार स्टूडेंट पूछते हैं क्या बेहतर होता है, एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ो या रोज 2-2 3-3 घंटे हर सब्जेक्ट पढ़ो। मैं बोलता हूं तुम्हारा अपना तरीका अब तक क्या था। क्या होता है, जब मेरे जैसा पर्सन है, मुझे लगता है मेरा पैटर्न है कि मैं एक बार कोई चीज उठाऊं तो उसको खत्म करूं। किसी स्टूडेंट को लगता है कि नहीं, मैं जब आज फिजिक्स मैंने पढ़ा लेकिन केमिस्ट्री या बायो नहीं पढ़ा, तो मुझे थोड़ा एक मन में इनसिक्योरिटी आती कि यार बायो और फिजिक्स मेरा छूट रहा है। तो आप अपने पैटर्न को पहचानो, आप जिसमें बेस्ट दे सकते हो वो पैटर्न आपके लिए बेस्ट है। और रही बात कि हाँ, क्लास का डेली रिवीजन होना चाहिए और उस 20 मिनट को आप उस क्लास के रिवीजन के लिए यूज करो। आप आंखें बंद करके सिर्फ आज क्लास में क्या क्या बात बताई थी उसको रिकॉल करने की कोशिश करो। यकीन मानो आपकी आधी प्रिपरेशन हो जाएगी वहीं 20 मिनट में। एनसीईआरटी में कॉम्प्लेक्स लाइन आती तो बेटा हम है ना उसके लिए। आप हमसे पूछो, हम उसको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बताएंगे। आप अपनी भाषा में जिसमें आपको समझ में आए लिख के रख लो, उसका मतलब। कोशिश करो बेटा, डेफिनेटली तुमको सक्सेस मिलेगी, लेकिन इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक केयरलेसली तरीके से चलते जा रहे हैं बस, और इम्प्रूवमेंट ना मार्क्स में आ रहा है ना कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है। इसका मतलब कहीं गलत है हम। तो हमारी आदतें बदलनी तो पड़ेगी, हमारे प्रैक्टिस का पैटर्न बदलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जो मैंने ये बताई ना आपको कि ऐसी स्लिप अगर लगा लोगे अलग अलग, तो उससे तुम्हारे रिफ्लेक्स फास्ट होंगे, चीजें देखते के साथ याद आएगी, क्योंकि यहाँ डिस्क्रिप्शन नहीं है। एक होता है मैं रिवीजन करने बैठा, ये लाइन पूरी लिखी हुई है, मैंने पूरी पढ़ ली, तो मैंने रिवाइज क्या किया? कुछ भी नहीं किया। सीधी बात यह है कि मुझे इतना सा देखने के बाद पूरी आगे की लाइन याद आ जानी चाहिए। अगर इतना हो गया तो मेरी तैयारी पूरी है। अभी मॉर्फोलॉजी में मत जाओ बेटा, मॉर्फोलॉजी में भी आप एनसीईआरटी बेस तो कर ही सकते हो ना एग्जाम्पल। अगर मॉर्फोलॉजी में एक साथ बहुत सारे एग्जाम्पल आ गए तो आप पार्ट में कर लो। आज रूट कर लूंगा, कल स्टेम कर लूंगा, उससे आगे लीफ कर लूंगा। ऐसे स्प्लिट कर दो ना उसको, चीजों को सिंप्लीफाई करो। क्वेश्चन तो बेटा एक बार थ्योरी पूरी हो जाए तब करना चाहिए। अगर यह है कि मैंने आज मान लो पार्ट चैप्टर पढ़ा, थोड़ा सा आधा पढ़ा है और मेरे पास टाइम ही बचा हुआ है और है ही नहीं कुछ करने को, तो मैं क्वेश्चन लगा लूं, कोई बुराई नहीं। लेकिन क्या होता है, कई बार चैप्टर में इंटरलिंकिंग बातें होती है कि पार्ट ए जो है वो पार्ट एम से कनेक्टेड है। अब तुम ए टू जे तक पढ़ चुके हो लेकिन एम अभी नहीं पढ़ा है, तो फिर वहां पर वो गैप आता है, फिर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होता है। तो एक बार थियरी तैयार हो गई, उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस लगा लो और टाइम फ्रेम में लगाओ, तो हो जाते हैं क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया मेरे सामने कि जैसे मैंने आज डीएनए पढ़ लिया, तो अगर चैप्टर बहुत बड़ा जा रहा है, जैसे जेनेटिक्स बहुत बड़ा चैप्टर था, तो उसमें आप सेक्शन वाइज कर लो ना, कि क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस और लिंकेज में साथ साथ ये इसके क्वेश्चन कर डालो, है ना। मेंडलिज्म के मैंने उस टाइम एक साथ मेंडलिज्म के क्वेश्चन, मेंडलिज्म और नियो मेंडलिज्म को साथ साथ कर लिए। तो चैप्टर अगर लंबा जा रहा है तो आप एनसीईआरटी के सेक्शंस देख लो, जो क्लास में पढ़ा रहे हैं वो सेक्शन देख लो। जैसे अभी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मैंने बताया, तो आपको न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर पूरा पढ़ लिया आपने, है ना।
सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल पूरा हो गया, आज हम डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आपका जो जो पार्ट हो गया आप उसको भी करके देख सकते हो। तो हमारा 1/3 चैप्टर हुआ है, तो अब इसमें आप लगा लो, कोई बुराई नहीं है उसमें। बेटा स्लिप नहीं बनाना है, मैंने बोला कि हर चैप्टर का जो है उसके आपको क्या क्या चीजें जो है वो फैक्ट याद रखने, ईयर याद रखने, साइंटिस्ट के नाम याद रखने, एग्जाम्पल याद रखने। तो इन 3 चीजों पे कैसे काम करूं मैं, तो 3 स्लिप बना लूं। एक चैप्टर में कौन कौन से नाम आए वो लिख लिए, कौन कौन से साइंटिस्ट के नाम आए सिर्फ साइंटिस्ट के नाम लिख लिए, कौन कौन से ईयर है सिर्फ ईयर लिख लिए। अब मुझे प्रैक्टिस करते हुए क्या करना है कि वो साइंटिस्ट का नाम देखना है और रिकॉल करना है इन्होंने क्या किया था, ईयर देखना है इस ईयर में क्या हुआ था ये मुझे याद आना चाहिए। जब ऐसे करोगे तो रिफ्लेक्स बढ़ेंगे और याद हो जाएगी चीजें। ओके, हमको सिलेबस भी लेना है आगे। अब पर्सनली आपको मैं रिजॉल्व करूंगा क्वेरी, या हम कभी और डाउट सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे अब जल्दी, है ना। तो उसमें आपकी जो भी क्वेरीज होगी सब सॉल्व किया करेंगे, ठीक। बेटा ऐसे नंबर से वो नहीं होता कि मैं कितने क्वेश्चन करूंगा, हर चैप्टर के कितने क्वेश्चन होने चाहिए वो डिपेंड करता है चैप्टर की नीड पे, उसकी प्रायोरिटी पे, उसके वेटेज पे। तो कभी मैं वेटेज पे भी बात करूंगा आपसे कि किस तरह से हमको चीजें करनी है। अब मुझे जल्दी से बताओ, लास्ट क्लास में तुमको कहाँ तक पढ़ा दिया था मैंने? प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बता दिया था, मतलब ये पार्ट पूरा हो गया। हमको जो स्टार्ट करना है वो आज डीएनए रेप्लिकेशन करना है, ठीक है। बेटा डीएनए रेप्लिकेशन है ना, डीएनए रेप्लिकेशन मतलब एक प्रॉपर्टी, जब हम कहते हैं लाइफ की एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि वो अपने जैसे ही और इंडिविजुअल बना सकती है, जिसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। बट रिप्रोडक्शन सक्सेसफुली हो उसके लिए पेरेंट में जो इंफॉर्मेशन है वो बड़ी फेथफुल तरीके से ऑफस्प्रिंग में जानी चाहिए। इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में है? डीएनए के फॉर्म में। अब चाहे एक इंडिविजुअल से 2 इंडिविजुअल बने या एक सेल से दूसरा सेल बने, जो इंफॉर्मेशन पास हो रही है वो किस फॉर्म में हो रही है? डीएनए के फॉर्म में। तो क्या होता है कि रिप्रोडक्शन का एक्ट अगर शुरुआत हम देखें तो वहां पर डीएनए रेप्लिकेशन ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक सही तरीके में, एक एरर फ्री तरीके में किसी मटेरियल की एग्जैक्ट कॉपी कैसे जनरेट होगी, डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी जनरेट कैसे होगी, वही हमको यहाँ पढ़ना है। तो डीएनए रेप्लिकेशन मतलब हाउ डीएनए डिवाइड्स, हाउ डीएनए क्रिएट इट्स ओन कॉपी, इस बारे में ये पूरा का पूरा टॉपिक है, राइट। तो यहां हम पहला पॉइंट देखते हैं, द डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। तो डीएनए मॉलिक्यूल जब खुद को डबल करता है तो इसको हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन कहते हैं, राइट। देन the possibility for replication of DNA based on the double helical model was suggested by Watson and Crick। आप जब पढ़ोगे ना तो डीएनए रेप्लिकेशन में वहां पर वॉटसन एंड क्रिक की एक लाइन लिखी हुई है, कुछ ऐसी एनसीईआरटी में वो लिखी हुई है that it has not escaped from our knowledge how DNA is replicated। तो जो कॉम्प्लीमेंटरी नेचर था डीएनए का, उससे वॉटसन और क्रिक ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि होता क्या होगा कि ये 2 स्ट्रैंड जो हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, अब ये दोनों अलग होते होंगे और इनके सामने
एग्जैक्ट नाइट्रोजिनस बेस आके लगता होगा तो 1 से 2 डीएनए बन जाते होंगे। तो वाटसन और क्रिक ने डीएनए रेप्लिकेशन का पॉसिबल मैकेनिज्म सजेस्ट कर दिया था कि शायद ऐसे ही होता होगा, और वही सही भी निकला। देन in each daughter DNA molecule, one strand is parental. That is called template strand. And the other strand is newly synthesized. तो 1 मिनट के लिए यहां पर समझना कि मान लो मेरे पास ये डीएनए मॉलिक्यूल है, ये डीएनए मॉलिक्यूल है, ये तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। अगर इसके हेलिक्स में ओपन कर दूं तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा पैरेलल। तो ये पैरेलल हो गए 2 स्ट्रैंड, राइट। अब क्या होता है, रेप्लिकेशन का जो पैटर्न होता है वो ऐसा होता है कि ये 2 स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग होते हैं और इनके सामने ये नया स्ट्रैंड सिंथेसिस होने लगता है। फाइनली क्या होगा? फाइनली मुझे 2 स्ट्रैंड, ये पहले मेरे पास एक डीएनए था, इसमें ये दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड थे, ये पेरेंटल स्ट्रैंड अलग हुए और इन पर ये नए स्ट्रैंड सिंथेसिस होने शुरू हो गए, जिसको मैं कहता हूं डॉटर स्ट्रैंड। तो फाइनली मुझे एक की बजाय 2 डीएनए मॉलिक्यूल मिल गए, लेकिन वो जो नए डीएनए मिले थे उस नए डीएनए में एक स्ट्रैंड पेरेंटल था और दूसरा डॉटर स्ट्रैंड था। तो जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तो उसके 2 स्ट्रैंड अलग होना शुरू होते हैं, और इनके अलग होने पर ये जो स्ट्रैंड है जो पेरेंटल था, जो ओरिजिनल डीएनए में था शुरू से, उसको हम कहते हैं टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। और जो बाद में सिंथेसाइज हुआ है उसको हम कहते हैं डॉटर स्ट्रैंड, राइट। तो जो भी नया डीएनए बनता है उसमें एक स्ट्रैंड पेरेंटल डीएनए से आता है और दूसरा स्ट्रैंड नया सिंथेसिस होता है। तो क्योंकि एक तरीके से इसमें एक स्ट्रैंड कंजर्व्ड है और दूसरा नया सिंथेसाइज हुआ है, तो आधा कंजर्व्ड है, आधा नया सिंथेसिस हुआ है। तो ये बात कही जाती है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है, इट इज सेमी कंजर्वेटिव
इन नेचर। तो सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, ये समझ में आया? बेटा कंफ्यूजिंग नहीं है, देखो बहुत सिंपल सी बात है। मैं थोड़ा शॉर्ट में जल्दी से बताता हूं कि मेरे पास एक ओरिजिनल डीएनए था, राइट? अब जब डीएनए रेप्लिकेशन हुआ तो ये दो स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग अलग होना शुरू हुए। और जब ये अलग हुए तो इनके पैरेलल नया स्ट्रैंड सिंथेसिस होने लगा, और फाइनली मुझे दो डीएनए मॉलिक्यूल मिल गए। तो दो डीएनए मॉलिक्यूल में, दोनों डीएनए मॉलिक्यूल में एक स्ट्रैंड था जो नया सिंथेसिस हुआ, जो रेड कलर का आप देख रहे हो, और दूसरा तो ये पेरेंटल ओरिजिनल जो डीएनए था उसी का पार्ट था। तो एक स्ट्रैंड पेरेंटल डीएनए से आया, दूसरा उसके ऊपर नया सिंथेसिस हुआ, इसलिए इसको हमने क्या कहा, सेमी कंजर्वेटिव कहा। क्लियर हुआ? न्यू स्ट्रैंड कैसे सिंथेसिस होता है वो सारी डिटेल बताऊंगा, अभी हम सिर्फ इस बात पे फोकस करेंगे कि सेमी कंजर्वेटिव का क्या मतलब है। ये पॉइंट क्लियर हुआ ना? हाँ, टेम्पलेट स्ट्रैंड, देखो ये भी, सॉरी, ये भी टेम्पलेट स्ट्रैंड है और ये भी टेम्पलेट स्ट्रैंड है। तो दोनों स्ट्रैंड जो पेरेंटल डीएनए के वो है टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो शुरुआत होती है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड अलग होते हैं और अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड हो गए। जैसे ही ये अलग हुए डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंडेड हो गए। तो जब ये सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं तो इनके सामने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है और ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर में फिर से कन्वर्ट हो गए। तो एक स्ट्रैंड तो पहले से ही बना हुआ था, दूसरा नया सिंथेसिस हुआ। तो जो पहले से बना हुआ था वो था टेम्पलेट स्ट्रैंड, और उसी के कॉम्प्लीमेंट्री बेस आकर जुड़ते गए और उन्होंने बना दिया डॉटर स्ट्रैंड। तो जो भी डीएनए बना उसमें एक स्ट्रैंड पेरेंट से आया था या पेरेंटल डीएनए का था, और दूसरा न्यूली सिंथेसाइज हुआ है। तो इसलिए हम डीएनए को सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन कह रहे हैं। क्लियर हो गया ना? न्यू कहां से आता है वो बनेगा, एक पूरी प्रोसेस है, इसका मैकेनिज्म है, वो समझाऊंगा मैं। तो ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था। तो इन ईच डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल वन स्ट्रैंड इज पेरेंटल, जिसको हमने बोला टेम्पलेट स्ट्रैंड, एंड द अदर स्ट्रैंड इज न्यूली सिंथेसाइज। तो दूसरा स्ट्रैंड जो होता है वो नया सिंथेसिस होता है। देन this scheme of synthesis of DNA molecule is termed as semi-conservative method of DNA replication। तो इस डीएनए रेप्लिकेशन के स्कीम को सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कहा गया। तो ये पॉइंट भी मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया, राइट? देन by involving the use of radioactive thymidine using H3, ये क्या है, ट्राइटियम है, to detect the distribution of newly synthesized DNA in chromosome was performed on Vicia faba by Francis Taylor and colleagues in 1958।
तो डीएनए का रेप्लिकेशन दो अलग अलग साइंटिस्ट ने बताया। एक थे टेलर, जिन्होंने वीसिया फाबा के ऊपर, जो ब्रॉडबीन बोलते हैं इसको कॉमनली, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। और वो आएगा मेथड, उन्होंने रेडियो एक्टिव थायमिडिन यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, जिसमें थायमिडिन को रेडियो एक्टिव बनाने के लिए हाइड्रोजन का जो ट्राइटियम फॉर्म होता है वो यूज करा था। और दूसरा हम देखेंगे मेसल्सन एंड स्टॉल। तो मेसल्सन और स्टॉल का भी जो था, उन्होंने ई कोलाई पे काम करके ये बात बताई थी। तो दो लोगों ने प्रूव करा था, एक टेलर ने करा था वीसिया फाबा पे, दूसरा मेसल्सन और स्टॉल ने करा था। टेलर ने किस पे काम करा था? वीसिया फाबा पे। टेलर ने क्या लिया था? रेडियो एक्टिव थायमिडिन। रेडियो एक्टिव थायमिडिन बनाने के लिए उन्होंने किसका यूज करा था? हाइड्रोजन के ट्राइटियम फॉर्म का, मतलब जिसको H3 आप लिखते हो। बोलो ये क्लियर हो गया? अब क्योंकि वीसिया फाबा टेलर ये सब एनसीईआरटी में लिखा है, तो ये भी तुमको पता होना चाहिए। वीसिया फाबा बेटा ब्रॉड बीन है। ब्रॉड बीन समझते हो? बालोर या सेम की फली जिसको बोलते हैं, वो वीसिया फाबा प्लांट है। हाँ, फावा बीन जिसको कहते हैं। पीडीएफ बेटा देखो, मैं कल शाम तक भेज दूंगा ग्रुप पे। कंजर्वेटिव नहीं बेटा, सेमी कंजर्वेटिव, हाफ कंजर्व। मतलब हाफ कंजर्व इसलिए बोला क्योंकि जो दो डीएनए स्ट्रैंड है उसमें से एक तो पेरेंट से एज इट इज आ गया ना, तो वो आधा तो कंजर्व ही है, वो तो रहा, पेरेंट डीएनए से आ गया। तो इसलिए सेमी कंजर्वेटिव बोला, क्योंकि दो में से एक डीएनए स्ट्रैंड कंजर्व हो गया एज इट इज, जैसा वो पेरेंटल डीएनए में था वैसा का वैसा वो डॉटर डीएनए में है, बिना किसी चेंज के। फाबा से एक ऑक्सीडेशन होता था, मैं समझा नहीं बेटा ये क्वेश्चन। ओके, अब ये एक चीज बताई है मैंने यहां पर कि पहले डीएनए रेप्लिकेशन के अलग अलग मॉडल प्रपोज किए गए। अब वो अलग अलग मॉडल में क्या था? एक था कंजर्वेटिव मॉडल। कंजर्वेटिव मॉडल ये कहता है कि जो पेरेंट डीएनए है उसके दोनों स्ट्रैंड एज इट इज रहते हैं, और जो डॉटर डीएनए बनता है उसमें दोनों स्ट्रैंड नए बनते हैं। तो ये कंजर्वेटिव मॉडल था। दूसरा एक था डिस्पर्सिव मॉडल। डिस्पर्सिव मॉडल क्या कहता है कि जो ये पेरेंटल डीएनए है ये रैंडमली कई जगह से टूटा और उस जगह नए डॉटर स्ट्रैंड बन गए, तो इस तरीके से दो डीएनए बन गए। तो उसमें कहीं कहीं पैचेस में डॉटर स्ट्रैंड है, कहीं कहीं पैचेस में पेरेंटल स्ट्रैंड है। तो कलर डिफरेंस आप देख पा रहे होंगे, तो उसको डिस्पर्सिव मॉडल कहा गया। बट कंजर्वेटिव मॉडल और डिस्पर्सिव मॉडल ये दोनों फेल्यूर है, ये करेक्ट नहीं है। जो करेक्ट है वो कौन सा है? सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है, कि जो पेरेंटल डीएनए है उस पेरेंटल डीएनए में से एक स्ट्रैंड जो है वो एक डॉटर डीएनए बनाएगा और दूसरा स्ट्रैंड दूसरा डॉटर डीएनए बनाएगा। तो दो स्ट्रैंड अलग हुए, एक स्ट्रैंड पे नया स्ट्रैंड बना, या टेम्पलेट स्ट्रैंड दो हो गए पेरेंट में। ओके, सिंपल करते हैं। सेमी कंजर्वेटिव क्या है? पेरेंटल डीएनए में दो स्ट्रैंड है, ये दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये दोनों अलग हुए, तो ये दोनों तो कंजर्व स्ट्रैंड है, और इसका एक बन गया, इसके पास एक बन गया, न्यूली सिंथेसाइज, तो ये सेमी कंजर्वेटिव है। तो कंजर्वेटिव मॉडल भी गलत है, डिस्पर्सिव मॉडल भी गलत है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल करेक्ट है। तो जब तक एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव नहीं हुआ था, उससे पहले साइंटिस्ट प्रेडिक्ट करते थे कि डीएनए सिंथेसिस के ये तीन मॉडल हो सकते हैं।
तो कभी कभी कहीं रेफरेंस में ये लिखा हुआ मिल जाता है, तो स्टूडेंट पैनिक ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया कि ये मॉडल्स का मतलब क्या है। बट करेक्ट कौन सा है? सेमी कंजर्वेटिव। ये क्लियर हुआ बेटा? बेटा एक्सपेरिमेंट हुए ना, अभी मैं बताऊंगा आपको कि आखिर हम किस बेसिस पे ये कह रहे हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, उसका एविडेंस क्या है, तो मैं एक्सपेरिमेंट बताऊंगा उसका आपको, राइट? तो फिर आगे देखते हैं। The semi-conservative DNA replication was confirmed by elegant experiment conducted by Messelson and Stahl in 1958. तो टेलर ने भी 1958 में वीसिया फावा पे एक्सपेरिमेंट करके ये बात बताई थी कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल, आई एम सॉरी, मतलब जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन फॉर्म कौन सा होता है। और मेसलसन और स्टॉल ने ई कोलाई पे ये काम करा था। अब देखो यहाँ एक बड़ा मजेदार चीज होती है कि जो ज्यादा फेमस और बातें करी जाती है वो किसकी करी जाती है? मेसलसन और स्टॉल एक्सपेरिमेंट की। तो क्वेश्चन भी कई जगह मिलेगा कि डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव मॉडल किसने प्रपोज करा था। तो दोनों ऑप्शन एक साथ कभी नहीं देते, ज्यादातर केसेस में ऑप्शन मिलेगा मेसलसन एंड स्टॉल। तो हमारे दिमाग में सेमी कंजर्वेटिव मॉडल मेसलसन और स्टॉल। लेकिन क्वेश्चन एक जगह मैंने देखा, वहां क्वेश्चन पूछा गया था कि हु प्रपोज्ड द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन यूकैरियोट। अभी आखिरी में उन्होंने यूकैरियोट जो लिखा ना, तो आंसर बदल गया, क्योंकि मेसलसन और स्टॉल ने किसमें किया था? मेसलसन और स्टॉल ने किया था ई कोलाई में, वो क्या था? प्रोकैरियोट। और फ्रांसिस टेलर ने किसमें किया था? वीसिया फाबा, जो क्या था? यूकैरियोट। तो उसमें क्वेश्चन में पहला ही ऑप्शन उसने क्या दे दिया? मेसलसन एंड स्टॉल। हमने भी क्या पढ़ा कि किसने सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन दिया? यूकैरियोट तक तो पहुंचे ही नहीं, और तुरंत टिक हो जाएगा मेसलसन एंड स्टॉल। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, मेसलसन और स्टॉल ने प्रोकैरियोट में दिया था और टेलर ने यूकैरियोट में दिया था। प्रोकैरियोट कौन सा था? ई कोलाई था। यूकैरियोट कौन सा था? वीसिया फाबा था, राइट? यूकैरियोट डीएनए एप्लीकेशन में मटेरियल क्या लिया था? रेडियो एक्टिव थायमिडिन। रेडियो एक्टिव थायमिडिन किसकी मदद से बनाया गया था? तो H3 ट्राइटियम की मदद से बनाया गया था। तो इस तरीके से चीजें याद रहेगी। अब मेसलसन और स्टॉल एक्सपेरिमेंट को तो हमको और डिटेल में पढ़ना है। तो यहां पर अब ये एक्सपेरिमेंटल डिटेल आ जाता है इसका, मेसलसन एंड स्टॉल का। तो आई वुड प्रिफर कि ये अगली क्लास में आपको मैं इस एक्सपेरिमेंटल डिटेल पर लेकर चलूं, क्योंकि अभी एक्सपेरिमेंट तो पूरा मैं बता नहीं पाऊंगा। तो आज हम इतना ही रखते हैं। आज थोड़ा सा हमने कम पढ़ा, पर लेकिन जो जरूरी था मुझे लगा तुम्हारे साथ डिस्कस करूं, तो कुछ बातें मैंने बताई, तो वो आप ध्यान में रखो। सिलेबस तो खैर मैं करवा दूंगा अच्छे से, डोंट वरी अबाउट दैट। बाकी हाँ, चीजों को सिंसियरली लो और एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ो। अपनी कैपेसिटी, अपने पोटेंशियल सबको जज करके एक बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ो। तो जो अब लीव करना चाहते हैं वो जा सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। किसी को डाउट पूछना है तो वो अपने क्वेश्चंस पूछे, मैं रिप्लाई करता जाऊंगा। थैंक यू बेटा। एक बुक कितनी बार सॉल्व करनी चाहिए? बेटा देखो, तुम एक बुक को 2 से 3 बार जब सॉल्व कर लोगे ऑनेस्टली, तो पता है होगा क्या? तुम क्वेश्चन उठाओगे और क्वेश्चन पढ़ने के बाद 4 ऑप्शन भी नहीं पढ़ोगे। 4 ऑप्शन के बाद मतलब तुमको क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर याद आ जाएगा। तो जब तुमको ऐसा लगने लगे
किसी चैप्टर के क्वेश्चन तुम इतनी बार कर चुके हो कि उसमें ऑप्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो फिर बुक बदल लो, क्योंकि तब आप बुक बदलोगे तो आपको फिर से ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे, राइट। तो इतनी बार प्रैक्टिस हो गई है कि अब तो उसके ऑप्शन भी पहले ही याद आ जाते हैं, तो फिर आप बुक चेंज कर सकते हो। थैंक यू बेटा। बेटा स्लाइड तो मैं भेज दूंगा ना, ग्रुप पे आ जाएगी, स्क्रीनशॉट के लिए परेशान मत हो। हाउ टू प्रिपेयर फॉर बायोलॉजी ओलंपियाड। बायोलॉजी ओलंपियाड की प्रिपरेशन के बारे में अगर अभी पूछ रहे हो तो बेटा थोड़ा सा लेट हो चुके हो, क्योंकि बायोलॉजी ओलंपियाड अगर आपको करना होता है तो आपको फिर 11th के साथ ही बहुत ग्रिप और कॉन्सेप्ट के साथ में सब्जेक्ट को डेवलप करना पड़ता है। तो अभी तो आपको जो बायो पढ़ाया जा रहा है ऑनेस्टली उसको सिंसियरिटी के साथ करो। उससे रिलेटेड जो जैसे एसआरजी में कुछ अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो उनको थोड़ा सा ध्यान दो कि वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, उनका पैटर्न थोड़ा सा जज करोगे तो चीजें इम्प्रूव हो जाएगी। टीआरएनए समझा दो बेटा, मुझे अलग से बोलना, मैं समझा दूंगा टीआरएनए, ठीक है। अभी तो टीआरएनए पूरा नहीं बता पाऊंगा। नहीं नहीं, यहाँ कंफ्यूज मत हो बेटा। एक जो देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बच्चे ने पूछा कि ये डीएनए रेप्लिकेशन में पेरेंट का डीएनए और ऑफस्प्रिंग का डीएनए है क्या? नहीं। मान लो मेरी बॉडी का एक सेल है, वो डिवाइड होकर के 2 सेल बना रहा है, तो मेरी बॉडी का जो सेल है उसका डीएनए वो ही पेरेंटल डीएनए हो गया, और जो 2 नए सेल बनेंगे उसमें जो 2 नए डीएनए बनेंगे वो डॉटर डीएनए हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि पेरेंटल डीएनए और ये जनरेशन की बात नहीं हो रही है, ये तो एक सेल से 2 सेल की बात हो रही है। तो वो जो ओरिजिनल डीएनए था जो रेप्लिकेट होने जा रहा है उसको हमने पेरेंटल डीएनए बोला। केवीपीवाई के बारे में बेटा, केवीपीवाई में आपका ओवरऑल साइंस नॉलेज चेक होता है। अनलाइक बायोलॉजी ओलंपियाड, फिजिक्स ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड जहां पर किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टेस्ट है, केवीपीवाई आपके ओवरऑल साइंस नॉलेज का टेस्ट है। तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और थोड़ा बहुत सिंपल मैथमेटिक्स जो आप फिजिक्स में पढ़ ही लेते हो, उसके अराउंड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसमें फिर ओवरऑल सिलेक्शन किया जाता है, राइट। तो आप का सारी चीजें अगर स्ट्रांग है, अच्छी है, एक एप्टीट्यूड है, थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, थॉटफुल, तो अगर आप में साइंटिफिक एप्टीट्यूड है तो आप उन क्वेश्चन को अप्रोच करोगे, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो उन क्वेश्चन को सही करोगे, तो वहां आपका स्कोर अच्छा बनता है। तो आपको आगे पीजी तक स्कॉलरशिप तो मिलती ही मिलती है, साथ में आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से भी आपको आगे पढ़ने का मौका मिलता है, जो कि वर्ल्ड में बहुत माना हुआ रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना। तो वो एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है अगर आपको आईआईएससी मिलता है तो भी। रेप्लिकेशन के बाद कोई पेरेंटल नहीं होगा क्या? यहाँ ध्यान देना बेटा, देखो अगर मान लो ये पेरेंटल डीएनए, ये पेरेंटल डीएनए है, ये डिवाइड हुआ और ये 2 डॉटर डीएनए बन गए। अब जब ये डीएनए फिर से डिवाइड होगा तो ये जिसको डॉटर डीएनए हम पहले बोल रहे थे, अब ये फिर से पेरेंटल डीएनए हो जाएगा, और इससे जो नए डीएनए बनेंगे वो डॉटर डीएनए हो जाएंगे। बिल्कुल देना चाहिए बेटा, केवीपीवा एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि वो टाइम से पहले आपकी प्रिपरेशन के लेवल को बता देता है। सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव, डिस्पर्सिव में यहां पर ध्यान दो बेटा, सेमी कंजर्वेटिव में
एक स्ट्रैंड पूरी तरह कंजर्व है और दूसरा स्ट्रैंड पूरा नया सिंथेसिस हुआ है। लेकिन यहां देखो ऐसा नहीं है, एक ही स्ट्रैंड में नया पार्ट और पुराना पार्ट दोनों दिख रहा है, तो इसको डिस्पर्सिव बोला हमने। बेटा एक क्वेश्चन वो बड़ा सा किसने लिखा है वो निकल गया मुझे। In human sperm, nuclear DNA is 3.3 into 10 raised to power 9 base pair. What would be the length of the DNA in the skin cell? Why we can multiply 3.4 into 10 raised to power minus 10? बेटा ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जो 3.3 into 10 raised to power 9 बेस पेयर ये लिखा है आपके नंबर ऑफ बेस पेयर की टर्म्स में लिखा है। अब इसको आपको मीटर में बदलना है, तो आपको पता है एक बेस पेयर के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी है, राइट? तो सारे बेस पेयर्स में टोटल कितनी दूरी होगी, तो 3.4 से मल्टीप्लाई करोगे। और स्किन सेल में पूछा है, तो स्पर्म में जितना हाफ होगा स्किन में उसका डबल हो जाएगा, क्योंकि स्पर्म में एन होता है, हैप्लॉइड कंडीशन होती है, स्किन सेल में डिप्लॉइड होगी तो 2n होगा। तो 6.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 इंटू 3.4 एंगस्ट्रॉम, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल लेंथ आ जाएगी। अगर ये डिवाइड नहीं होगा तब तक तो ये डॉटर ही है, लेकिन जब ये डिवाइड होगा तो इसका रोल पेरेंट का हो जाएगा। अभी 280 के आसपास हो रहा है, तो एक्स्ट्रा अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले इसको 320 तक आप लेकर आओ। ठीक है बेटा, तो हम अब आज एंड करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बहुत पेशेंटली आपने मुझे सुना, थैंक यू वेरी मच। बाय बेटा।